यूके में आने के लिए दो ऐसे वीज़ाज़ हैं जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। जो कि लोग जॉब करते हैं उनके लिए दो तरह के वीज़ाज़ हैं। एक तो है आईसीटी और एक है स्किल्ड वर्कर वीज़ा। पहले स्किल्ड वर्कर वीज़ा को जनरल वीज़ा कहा जाता था, अब उसका नाम स्किल्ड वर्कर वीज़ा हो गया है। और उसके अलावा है एक आईसीटी वीज़ा, बेसिकली इंट्रा कंपनी ट्रांसफ़र वीज़ा, जिसको स्पेशलिस्ट वर्कर वीज़ा बना दिया गया है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कौन सा वीज़ा बेटर है, किस वाले वीज़ा पे आना चाहिए, किस वाले वीज़ा पे नहीं आना चाहिए, क्या प्रॉस हैं कौन से हैं दोनों के। और हम बात करेंगे कि इन वीज़ाज़ की एलिजिबिलिटी क्या है और क्या डिपेंडेंट इन वीज़ाज़ पे आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, और भी बहुत कुछ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो सीनियर स्पेशलिस्ट वर्कर वीज़ा है दैट अलाउज यू टू कम टू यूके एंड स्टे इन यूके, और यही वो वीज़ा है जिसने कि रिप्लेस किया है इंट्रा कंपनी ट्रांस वीज़ा को। बेसिकली ये है एक लॉन्ग टर्म स्टाफ वीज़ा। इसमें हम बात कर लेते हैं आप क्या कर सकते हैं इस वीज़ा पे। तो बेसिकली जो भी आपके सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप में जो आपके रोल्स डिफाइंड हैं, आप वो वाले काम कर सकते हैं। यहाँ पे आके आप स्टडी भी कर सकते हैं। कुछ आवर्स अलाउड होते हैं जिसको आप यूज़ करके आप यहाँ पे स्टडी कर सकते हैं। अपने पार्टनर को, अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ पे ला सकते हैं। अपने बेसिकली जो डिपेंडेंट होते हैं उसमें कवर्ड होते ही आपकी वाइफ, आपके बच्चे, बट आपके पेरेंट्स उसमें कवर्ड नहीं होते हैं। तो आप अपने पेरेंट्स को नहीं ला सकते हैं यहाँ पे। और आप कोई भी वॉलंटरी वर्क जो एक्स्ट्रा आपको करना है कि कम्युनिटी की हेल्प करने के लिए कोई चैरिटी वर्क करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं इस वीज़ा के ऊपर। और ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा होता है, तो आप कई बार कंट्री से बाहर जाने के बाद अंदर भी आ सकते हैं, और अगर यूरोप घूमना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ कि इनमें से कौन सी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पब्लिक फंड्स होते हैं जिसको यूज़ कर सकते हैं आप अपने काफ़ी अलग अलग चीज़ों में। जैसे कि आपको 15 to 30 आवर्स मिलते हैं अपने चाइल्ड केयर के लिए, वो आप यूज़ नहीं कर सकते हैं यहाँ पे अगर आप आईसीटी वीज़ा पे हैं या स्पेशलिस्ट वीज़ा पे हैं। आप सेकंड जॉब इस पे कोई नहीं कर सकते, पढ़ाई कर सकते हैं, बट सेकंड कोई जॉब ऐसे एक्स्ट्रा आवर्स में आपके पास वीकेंड है तो आप वीकेंड में और कोई जॉब नहीं कर सकते। और काफ़ी लोग यहाँ आके यूट्यूब चैनल भी खोल लेते हैं, तो यूट्यूब चैनल भी करना अलाउड नहीं है, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क, तो दैट इज़ नॉट अलाउड। और आप परमानेंट सेटल नहीं हो सकते आईसीटी वीज़ा पे, स्पेशलिस्ट वीज़ा पे, जो कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इस वीज़ा की। तो ये एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखने वाली है कि क्या चीज़ें आप आईसीटी पे कर सकते हैं और क्या चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो कौन कौन एलिजिबल है। कोई भी एम्प्लॉयर अपनी कंपनी से किसी को भी उठा के क्या भेज सकता है, क्या ये एलिजिबिलिटी है उसकी। तो मिनिमम क्राइटेरिया होता है ये कहा जाता है कि एटलीस्ट आपको 1 साल उस कंपनी में काम किया होना चाहिए, तभी वो आईसीटी के लिए अप्रूव्ड होता है, एलिजिबल होता है बंदा, तभी कंपनी आपके लिए ये वीज़ा लगवा सकती है। और एक यहाँ पे लिस्ट भी जारी की जाती है कि कौन कौन सी जॉब्स हैं जिसके थ्रू आप आईसीटी वीज़ा लगवा के आ सकते हैं। तो उसकी भी एक लिस्ट है, उसके थ्रू ही तो वही जॉब्स अलाउड हैं और कोई जॉब अलाउड नहीं है। मिनिमम सैलरी 42,000 पाउंड्स होनी चाहिए पर ईयर, तभी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होते हैं। ऐसा नहीं है कि 25,000 30,000 दे के भी आपको यहाँ पे बुलाया जा सकता है, जो कि एक काफ़ी अच्छी चीज़ है इस वीज़ा की। काफ़ी क्वेश्चंस ये भी आते हैं कि कितनी देर इस वीज़ा पे रहा जा सकता है। तो इस वीज़ा की जो वैलिडिटी होती है मैक्सिमम 5 साल की होती है, बट वो डिपेंड करता है कि आपके सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप में क्या लिखा हुआ है, आपके एम्प्लॉयर कितनी देर आपको रखना चाहता है। कई लोगों का 1 साल का भी होता है, 3 साल का भी होता है, 5 साल का भी होता है, तो ये डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर पे। काफ़ी लोग जैसे पहले पुराने आईसीटी वीज़ा पे थे, अगर उनको स्विच करके इस वीज़ा पे आना है तो वो भी हो सकता है, यहाँ पे एलिजिबिलिटी है उस चीज़ की भी। और नेक्स्ट है कि अगर आप 5 साल आपने इस वीज़ा पे गुजार लिए हैं लास्ट 6 साल में, और आपकी सैलरी अगर 73,900 से कम थी, तो आप 5 साल से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते इस वीज़ा को। और अगर आप की सैलरी 73,000 से ज़्यादा है, 73,900 से ज़्यादा थी, तो आप 9 साल तक इस वीज़ा को एक्सटेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने यूके में काम किया 3 साल और 6 महीने आप स्वीडन चले गए और आपकी सैलरी थी 73,900 से कम, ठीक है। तो जो मैक्सिमम टाइम है जो आप वीज़ा पे स्टे कर सकते हैं वो है 2 ईयर्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्किल्ड वर्कर वीज़ा की। तो स्किल्ड वर्कर वीज़ा होता है वो एम्प्लॉयर को अलाउ करता है कि नॉन यूके वर्कर्स को भी हायर कर सकते हैं और यहाँ पे वीज़ा दिला के सीधा आ सकते हैं। तो इसके लिए आपको उस कंपनी का एम्प्लॉय इंडिया में होना ज़रूरी नहीं है या किसी भी कंट्री में होना ज़रूरी नहीं है। आप सीधा स्किल्ड वर्कर वीज़ा अप्लाई कर सकती है कंपनी, अगर आप उसका इंटरव्यू प्रोसेस क्लियर कर लेते हैं। द थिंग इज़ ये पॉइंट बेस्ड वीज़ा है जिसमें कि आपको 70 पॉइंट स्कोर करने होते हैं, बेसिकली हर एक के हो जाते हैं। और उसमें स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बस ये रहती है कि आपको अपना स्किल और सैलरी लेवल रखना होता है। एक्स्ट्रा एक इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज की एबिलिटी होनी चाहिए। उसके लिए आपको प्रूव करना होगा कि आपने जो स्टडी करी है वो इंग्लिश में करी है। इसके लिए आपको नैरिक अप्रूवल लेना होगा। अगर आप प्रूव नहीं कर सकते कि आपने इंग्लिश में पढ़ाई करी है लेकिन आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो उसके लिए आपको आइल्स देना होगा। तो आइल्स के स्कोर्स भी आप इसमें ऐड करके यूज़ कर सकते हैं उसको ये वीज़ा लेने के लिए। जो स्पेशलिस्ट वर्कर वीज़ा है उसमें आपको इंग्लिश लेवल प्रूफ नहीं करनी होती, ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों में। तो मेजरली ये जो
पहले जनरल वीज़ा हुआ करता था उसी के ही उस पर बनाया है, बस नाम चेंज है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है इसमें। बस थोड़ी सैलरी की जो एक्सपेक्टेशन है वो कम कर दी गई है थोड़ी, कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बुलाए जा सकें। तो इसमें इस वीज़ा के ऊपर आप आके क्या क्या कर सकते हैं। तो पहला चीज़ है कि वही एलिजिबल जॉब जो है आपकी, जो आपकी कॉस्ट में लिखा हुआ, आप वही जॉब कर सकते हैं और कोई जॉब नहीं कर सकते हैं। स्टडी भी कर सकते हैं अगर आपको करना है, अपनी फैमिली को लेके आ सकते हैं, अगर आपके पास डिपेंडेंट्स है, आपके बच्चे हैं, अपनी वाइफ है, वो ला सकते हैं। इस पे भी आप पेरेंट्स को नहीं ला सकते हैं। तो वही है कि मल्टीपल एंट्री वीज़ा है, तो आप जितनी बार भी कंट्री छोड़ के वापस आ सकते हैं। कुछ क्राइटेरियाज हैं जिसमें कि आप एक अलग भी काम कोई कर सकते हैं, जो कि एक बड़ा ही स्पेसिफिक है इसमें, लेकिन ये एक डिफरेंस है आईसीटी में और इसमें। मेन चीज़ जो इस वीज़ा की है, 5 साल अगर आप यहाँ पे इस वीज़ा पे गुजार लेते हैं, देन आप एलिजिबल हो जाते हैं यहाँ पे ILR अप्लाई करने के, विच इज़ इंडेफिनिट लीव टू रिमेन बेसिकली, जो कि यहाँ की परमानेंट रेजिडेंस है। तो परमानेंट रेजिडेंस आप अप्लाई कर सकते हैं इस वीज़ा पे आने के बाद, जो कि एक बहुत बड़ा बेनिफिट है इस वीज़ा का। और जो पब्लिक फ़ंड्स की बात आ जाती है, जो चीज़ें आप कर सकते हैं और जो कौन सी चीज़ें आप नहीं कर सकते, उसमें है कि आप यहाँ के पब्लिक फ़ंड नहीं यूज़ कर सकते हैं जब आप इस वीज़ा पे होते हैं, और चेंज जॉब नहीं कर सकते हैं। बेसिकली जॉब चेंज कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको एक स्पॉन्सर ही ढूंढना पड़ेगा, जो कि फिर से आपको आपका वीज़ा स्पॉन्सर करे और आपको जॉब दे। तो आपको एक और स्पॉन्सर ढूंढना पड़ेगा जो कि आपको वीज़ा दे, और ताकि आप वो उसकी जॉब ज्वाइन कर सके, तभी आप जॉब चेंज कर सकते हैं। बिना स्पॉन्सरशिप के आप जॉब चेंज नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा भी होता है कि कई बार कि आप ILR नहीं अप्लाई करना चाहते, लेकिन आप थोड़ी देर और रुकना चाहते हैं, और क्योंकि ILR काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है, तो उस केस में क्या होता है कि आप अपने एम्प्लॉयर को बोल के ये वाला वीज़ा और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। 2 to 3 ईयर्स तक की एलिजिबिलिटी होती है कि आप इसको एक्सटेंड कर लें, और आप और लंबा स्टे कर सकते हैं इस वीज़ा पे, इसको एक्सटेंड करने के बाद। तो ये तो हो गई दोनों वीज़ा की बातें। अब बात कर लेते हैं कि फ़ायदेमंद वाला वीज़ा कौन सा है। टू बी ऑनेस्ट, आई थिंक कि जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है उसके काफ़ी फ़ायदे हैं कंपेयर टू ICT वीज़ा। द रीज़न बीइंग कि एक तो यहाँ पे आप ICT पे आपको स्विच करना ईजी नहीं होगा। बेसिकली जब आप स्किल्ड वीज़ा पे आते हैं यहाँ पे, तो आपका वो टाइम यूज़ होना शुरू हो जाता है, तो टाइम काउंट होना शुरू हो जाता है, जिस पे कि आप बाद में जाके अगर सेटल होना चाहते हैं तो वो हो सकते हैं। बट ICT के रूट पे आप सेटल नहीं हो सकते, जो कि यहाँ की प्रॉब्लम है। काफ़ी कंपनीज़ ये करती हैं, जानबूझ के लोगों को ICT पे बुलाती हैं, दो इट्स ईजी टू कॉल, मतलब इतना प्रोसेस नहीं है, इतनी एप्लीकेशन लगा के वेट करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत जल्दी ICT वीज़ा अप्लाई करके आप लोगों को यहाँ बुला सकते हैं जिन कंपनी की नीड है। बट द अदर थिंग इज़ कि ये भी होता है कि अगर एम्प्लॉय कोई ICT पे आया है तो उसके लिए छोड़ के दूसरी जॉब ढूंढना मुश्किल हो जाता है। तो ये एक ड्रॉबैक रहता है इस ICT वीज़ा का। और स्किल्ड में यही है कि आप जो यहाँ आके जॉब्स भी चेंज कर सकते हैं, नए स्पॉन्सर भी ढूंढ सकते हैं, और अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे काम भी कर सकते हैं। और अगर आप सेटल होना चाहते हैं देन वो तो ऑप्शन है ही आपके पास। जब आप 5 साल गुजार लें तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी काफ़ी बेनिफिट सेम ही है कि आप डिपेंडेंट भी आ सकते हैं। हाँ, मेजरली दोनों में ही ऐसा है कि आपके डिपेंडेंट्स यहाँ आके वर्क कर सकते हैं, जो कि यहाँ की बहुत सही चीज़ है एक। तो अगर आपके बच्चे यहाँ आके पढ़ना चाहते हैं तो उसको भी आप पढ़ा सकते हैं। यहाँ के स्कूल्स आपके लिए दोनों फ्री होंगे, आपको कोई पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है, जो कि यहाँ पे आके काफ़ी अच्छी चीज़ है दोनों वीज़ाज़ पे। इन्फॉर्मेशन आज की होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, कुछ काम आई हो, नॉलेज है। तो कमेंट्स में बताइए कि आप क्या सोचते हैं कि इसके ICT वीज़ा पे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, या स्किल्ड वीज़ा ही बेस्ट है। तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाय फॉर नाउ, सी यू लेटर।